मेरा नाम एरिक थॉमसन है और ये घटना अक्टूबर 2014 की है, जब मैं अमेरिका के नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के शास्ता नेशनल फॉरेस्ट में सर्च एंड रेस्क्यू वॉलंटियर के रूप में काम करता था। उस समय तक मुझे जंगल में खोए हुए लोगों की तलाश करते हुए लगभग 6 साल हो चुके थे और मैंने मौसम, जंगली जानवरों और इंसानों की गलतियों की वजह से होने वाली कई दुखद घटनाएं देखी थी। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मेरा एक्सपीरियंस, मेरी समझ और रियलिटी पर मेरा भरोसा तीनों को ही बदल दिया। उस सुबह हमें रेडियो पर सूचना मिली कि एक फैमिली पिकनिक मनाने आई थी और उनका 8 साल का बेटा डैनियल अचानक से लापता हो गया। उस बच्चे के फादर ने बताया कि बच्चा उनसे मुश्किल से 40 कदम दूर खेल रहा था। उन्होंने बस कुछ सेकंड्स के लिए पीछे मुड़कर कूलर से पानी निकाला और जब फिर देखा तब बच्चा गायब हो चुका था। ना कोई चीख, ना भागने की आवाज़, ना झाड़ियों की कोई हलचल। जब हम बेस कैंप पहुँचे तो हवा में अजीब सा सन्नाटा था। यह वही जंगल था जहाँ पे आमतौर पर हवा पेड़ों से टकरा के आवाज़ें करती थी, पर उस दिन हवा जैसे दब गई थी। बच्चे की माँ बार बार एक ही बात दोहराती रही, वो यही था, बस यही था वो। और उसकी उंगली उस छोटे से खुले घास वाले हिस्से की तरफ इशारा कर रही थी जहाँ ज़मीन पर छोटे छोटे जूतों के निशान साफ साफ दिख रहे थे और फिर अचानक ख़त्म हो जाते। निशान ऐसे ख़त्म हो गए जैसे कि बच्चा चल रहा हो और अगले कदम उसको हवा में किसी ने उठा लिया हो। आसपास की मिट्टी नरम थी, इसलिए अगर वो दौड़कर चला गया होता तो हमें आगे दिखता। अगर किसी भी जानवर ने हमला किया होता तो संघर्ष के निशान दिखते, मगर हमको कुछ भी नहीं दिखा। हमने तलाश शुरू की, थर्मल ड्रोन उड़ाए और कुत्ते लगा दिए। रेडियो ग्रिड बनाया गया। मैं और मेरा साथी मार्क जंगल के अंदर उत्तर दिशा में आगे बढ़े। लगभग आधे घंटे के बाद हमें बच्चे की जैकेट मिली। वो जैकेट एकदम साफ थी, एक पत्थर पर रखी हुई थी। टेम्परेचर बहुत ठंडा था वहाँ पे। कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी से जैकेट नहीं उतारता और अजीब सी बात, जैकेट अंदर से गर्म थी, जैसे अभी अभी उतारी गई हो। मार्क ने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। हमने जैकेट बैग में डाली और आगे बढ़े। तभी मुझे पहली बार वो एहसास हुआ जिसे शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई हमें देख रहा था, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा। जंगल बिल्कुल स्थिर था और हम लोगों को हमारे कदमों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद रेडियो पर आवाज़ आई कि सर्च एरिया के बिल्कुल अपोजिट दिशा में पहाड़ियों के ऊपर किसी ने बच्चे जैसी हल्की आवाज़ सुनी है। मगर ये कैसे हो सकता है? इतने कम टाइम में इतनी एरिया कवर कर पाना एक इंसान के लिए तो बिल्कुल मुश्किल है, वो भी एक 8 साल का बच्चा। इतनी खड़ी चढ़ाई इतने कम समय में वो कवर नहीं कर पाता। जैसे तैसे हम ऊपर चढ़ते गए। हवा ठंडी होती गई और धुंध अचानक घनी हो गई। जीपीएस सिग्नल बार बार कट रहा था। मेरी घड़ी कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई और फिर अचानक 5 मिनट आगे का समय दिखाने लगी। मैंने इसे कोई ग्लिच समझ के इग्नोर कर दिया, लेकिन मार्क ने भी कहा कि उसका रेडियो सिंक खो चुका है। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें वही जोड़ कर रख दिया। मिट्टी पर छोटे पैरों के निशान दिख रहे थे, नंगे पैर के निशान, और वो सीधा एक बड़े ग्रेनेड की ओर इशारा करने लगे और वही ख़त्म हो गए। पत्थर के चारों तरफ काई जमी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्चा चट्टान के अंदर चला गया हो। तभी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट जैसी आवाज़ सुनाई दी। शब्द क्लियर नहीं थे, पर ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ें किसी इंसान की है। मार्क ने तुरंत रेडियो चेक किया, कोई ट्रांसमिशन नहीं मिला हमें। आवाज़ हमारे चारों तरफ घूमती हुई महसूस हो रही थी, जैसे वो दिशा बदल रही हो। और उसी पल मुझे अपने पीछे सूखी टहनी टूटने की आवाज़ सुनाई दी, जबकि वहाँ पे कोई नहीं था। टहनी टूटने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दी और मार्क को भी वही आवाज़ सुनाई दी। जंगल में आमतौर पर धुंध रहती है, पर यहाँ धुंध ऐसी थी कि जैसे वो एक ही जगह ठहर गई हो। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, डैनियल, तुम यहाँ हो क्या? और मेरी आवाज़ पेड़ों से टकरा कर वापस आ गई। लेकिन उसके बाद जो सुनाई दिया उसने मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी कर दी। दूर कहीं से मुझे मेरी आवाज़
रिटर्न सुनाई दी। ये आवाज़ मेरी नहीं थी, पर ऐसा था कि कोई मेरी आवाज़ कॉपी करना चाहता है। ये सुन के मैं बहुत ही डर गया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार था। मार्क ने धीरे से कहा, यह गूंज नहीं थी। और वो सही था। गूंज शब्दों को तोड़ देती है, लेकिन ये आवाज़ पूरी थी, बस धीमी और अजीब। हमने पत्थर के आसपास इलाका झांका। कोई दरार नहीं, कोई सुराख नहीं और कोई भी खरोच नहीं। फिर भी नंगे पैरों के निशान वहाँ ख़त्म हो रहे थे। रेडियो पर कमांड से ऑर्डर मिला कि हम लोगों को वहाँ से लौटकर आ जाना चाहिए, क्योंकि मौसम ख़राब होने वाला है और इतने ख़राब मौसम में हम उस बच्चे को नहीं ढूंढ सकते। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की। अचानक से वहाँ पे ठंडी बढ़ गई और हम लोगों का वहाँ पे रुक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे ही हम नीचे उतरने लगे, अचानक जंगल में आवाज़ें वापस आ गई। पत्तों की सरसराहट, दूर पक्षियों की आवाज़, जैसे अचानक से किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो और आवाज़ें फिर से वापस आ गई हो। अब तक जो भारी दबाव हमें फील हो रहा था, वो अचानक से एकदम से कम हो गया। पर मुझे अचानक से मेरे अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्या था वो। खैर, बेस कैंप लौटते ही हमें नई जानकारी मिली। एक दूसरी टीम ने सर्च एरिया से लगभग 3 किलोमीटर दूर नदी के पास उस बच्चे का एक जूता मिला था। दूरी और दिशा दोनों असंभव थे। नदी तक पहुंचने का रास्ता पथरीला और घना था। एक छोटे बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल था वो। रात होने से पहले तलाश रोक दी गई। जंगल में रात की तलाश खतरनाक होती है। माँ बाप को उम्मीद दिलाई गई कि सुबह तलाश फिर से शुरू होगी। लेकिन उस रात कैंप में कोई भी नॉर्मली बातें नहीं कर रहा था। हर कोई धीमी आवाज़ में बोल रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मतलब जो भी एक्सपीरियंस वो लोग कर रहे थे, वो उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था बचाना। मैं सो नहीं पाया। लगभग 2 बजे मैं अपने टेंट के बाहर निकला। चांद बादलों के पीछे था और जंगल अंधेरे में डूबा था। तभी मुझे दूर पहाड़ों की दिशा से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे बच्चा रोते रोते थक गया हो। आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं श्योर नहीं था कि जो मैंने सुना है वो सही है या गलत। अगली सुबह हम पहाड़ी एरिया में लौट गए। रात की हल्की बारिश के बावजूद पत्थर के पास मिट्टी पर नए निशान नहीं थे। लेकिन लगभग 50 मीटर दूर हमें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको शॉक कर दिया। डानियल एक बड़े गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठा मिला। वो शांत था, ना वो रो रहा था, ना वो डरा हुआ लग रहा था। 3 किलोमीटर जंगल में बिना जैकेट के कोई बच्चा रात नहीं गुजार सकता। उसकी माँ उसे देखकर रोते हुए दौड़ी। उसके पापा घुटनों के तल बैठ गए। हम लोगों ने फिर राहत की सांस ली, पर सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैं उसके पास बैठा और पूछा, बेटा तुम कहाँ थे? उसने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे सवाल समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो धीरे से बोला, मैं उन लोगों के साथ था अंकल। कौन लोग? मैंने पूछा। उसने जंगल की तरफ इशारा किया। वो मुझे ऊपर ले गए। उन्होंने कहा कि मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसलिए तुम अभी चले जाओ। फिर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने उसको पूछा, बेटा फिर वो कैसे दिख रहे थे? डैनियल ने कुछ सेकंड सोच के फिर बोला, वो अपने लोग जैसे नहीं थे अंकल, लेकिन वो बुरे भी नहीं थे। उसके बाद उसने कुछ भी और बताने से मना कर दिया, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हो कि इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं बताना। खैर, जब हम नीचे लौट रहे थे, मैंने आखिरी बार उस पहाड़ी की तरफ देखा। धूप पेड़ों के बीच उतर रही थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब एहसास बैठ चुका था, जैसे जंगल में कुछ है जो हमें देखता है, समझता है और कभी कभी बिना किसी वजह के किसी को अपने साथ ले जाता है और फिर वापस छोड़ देता है। उस घटना के बाद मैंने कई तलाश अभियान में हिस्सा लिया, पर वैसा मामला कभी नहीं देखा। रिपोर्ट में हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि हम लोग रिपोर्ट में ऐसा लिखे कि जैसे बच्चा भटक गया था और फिर मिल गया। बस इससे ज़्यादा हम लोगों को लिखने से मना कर दिया।
फिर क्या था, हम लोगों ने वही लिखा और फिर दूसरे केस में लग गए। लेकिन जब भी मैप पर शास्ता फॉरेस्ट का वो एरिया दिखता है, मुझे अब भी लगता है कि वह कुछ है जो हमारी दुनिया के नियमों का पालन नहीं करता। और सच कहूँ, उस दिन के बाद मैं कभी अकेले जंगल के अंदर गहराई तक नहीं गया।